हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेटर पॉइंट। जो हम आज का टॉपिक है वो हमारा जो कि डी एड का जो इतिहास है वो क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसके इतिहास की बात की जाए तो वर्ष 1945-46 में तत्कालीन मंत्रालय को दो भागों में विभाजित किया गया था, महिला बाल विकास एवं कल्याण विभाग। ठीक है। साथ साथ तत्कालीन मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग, जनजातीय विकास विभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय से और वक्फ विभाग को विधि मंत्रालय से अलग किया गया था। मतलब गृह मंत्रालय और वक्फ विभाग को इस मंत्रालय से अलग किया गया था। ठीक है। इसके पश्चात इस मंत्रालय का नाम बदलकर सन 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रखा गया। मतलब 1998 में इसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रखा गया। बाद में 1999 में एक पृथक जनजातीय वर्ग कार्य मंत्रालय बनाने के लिए जनजातीय विकास विभाग के इस मंत्रालय से अलग किया गया और बाल विकास विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में चला गया। यदि विकलांगता का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में आता है। मतलब जो कि दिव्यांगता का जो विषय है 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है। भारत सरकार हमेशा से दिव्यांगताओं के क्षेत्र में सक्रिय रही है और यह सिर्फ सात राष्ट्रीय संसाधनों में जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के अलग अलग कार्य कर रही है और साथ में संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र CRC जो विकलांग व्यक्ति को पुनर्वास सेवाएं मुहैया करा रही है एवं पुनर्वास पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम का भी संचालन कर रही है। इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए बहुत से गैर सरकारी संगठन को निधि प्रदान करती है और साथ में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकलांग विकास निगम और धन देती है। ठीक है। पहला पॉइंट है इसका। तो विकलांग व्यक्ति का पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी घोषणा पत्र 1992, संयुक्त राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति अधिकार पत्र सम्मेलन मई 2008। इस विषय में विभिन्न राज्य सरकारों से अलग अलग स्तर पर ध्यान आकर्षित किया गया था। तो इस विषय में जो अलग अलग मतलब राज्य थे उनकी तरफ से अलग अलग ध्यान आकर्षित किया गया था। केंद्रीय स्तर पर भी विकलांगता यानी दिव्यांगता का विषय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की कई जिम्मेदारियों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर ध्यान दिया गया क्योंकि इसका ज़्यादातर समय ऊर्जा मंत्रालय की ही स्वयं योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए भौतिक लक्ष्यों का पूरा करने पर वार्षिक समयबद्ध गतिविधियों जैसे विकलांग व्यक्तियों राष्ट्रीय पुनर्वास पुरस्कार देने में चला गया। तो इसकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, कहा गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता विभाग को एक अलग विभाग में परिवर्तन कर सशक्त किया जाए ताकि यह अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय कर सके और विकलांग व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। विकलांगता का विषय एक विशेष प्रकृति का होने के कारण UNCRPD के आलोक में व्यापक सत्र के कार्य किए जाने और मौजूदा कार्यान्वयन संरचना और अपर्याप्तता के कारण अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग यानी दिव्यांग ब्यूरो के उन्नयन का समय आ गया है। सरकार द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक ही अलग दिव्यांगता का कार्य विभाग बनाने का निर्णय लिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 12 मई 2012 में इसकी घोषणा की गई। मतलब जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो दोनों सदनों में इसकी जो घोषणा की गई थी 12 मई 2012 को इसकी घोषणा की गई थी। अब बात करें स्वतंत्रता पूर्व भारत में विशेष शिक्षा का विकास। मतलब स्वतंत्रता से पहले जो भारत में जो विशेष शिक्षा का विकास कैसा था।
ठीक है। दृष्टिहीनार्थ विशिष्ट शिक्षा। भारत में एक दृष्टिहीनों के लिए एक प्रथम विशिष्ट विद्यालय की स्थापना वर्ष 1857 में एक आंग्ल मिशनरी महिला एनु शार्प 1858 से 1903 द्वारा एक अन्य मिशनरी महिला हेल्यूट के सहयोग से की गई। R.S. चौहान त्रिपुटी स्थित 1994 के तहत इस संस्थान को अमृतसर स्थित सेंट कैथरीन अस्पताल के परिसर में शुरू किया गया था। मतलब इसे जो 1887 में इसे अमृतसर में स्थापित किया गया था। नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड इसे 1903 में राजापुर देहरादून ले जाया गया, जहां पर यह आज भी सब मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से कार्य कर रही है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं जो कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट जो हमारे दृष्टिहीन विद्यार्थी हैं उनकी जो शाखा है वो देहरादून में है। ठीक है। इसके पश्चात पलायम कोटा तमिलनाडु 1890, अहमदाबाद गुजरात 1895, कोलकाता पश्चिम बंगाल तथा रांची झारखंड 1997 तथा मुंबई में 1900 में कुछ और विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई। चौहान हैंडलुक और टीचर ऑफ द विजुअल हैंडीकैप 1992 तथा ट्रिम्फ ऑफ द स्पिरिट 1984। 120वीं शताब्दी में देश के अन्य भागों में धीरे धीरे दृष्टिहीनों के लिए कुछ और संस्थाओं की स्थापना की गई। दृष्टिहीनों से संबंधित भारत सरकार के प्रतिवेदन 1994 के अनुसार उस समय तक की ऐसी संस्थाओं की संख्या 32 पहुंच गई थी। ठीक है। स्वतंत्रता, अब बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व दृष्टिबाधित विशिष्ट शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब अब बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व। ठीक है। तो पहला है इसमें पॉइंट, अनेक कथाकथित दृष्टिहीनार्थ विद्यालय शिक्षा केंद्र से अधिक आश्रय स्थल मात्र थे। दूसरा पॉइंट है इसमें 32 में से केवल कुछ गिने चुने केंद्र ही दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा के प्रगतिशील वांछनीय स्थल थे। सरकारी सहायता नामात्र की थी। जो सरकारी सहायता थी वो नामात्र की थी, क्योंकि सबसे पहले प्राइवेट ही था। ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात भारत में विशिष्ट शिक्षा का प्रसार। मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या था। ठीक है। दृष्टिबाधित स्वतंत्रता पश्चात भारत में विशिष्ट शिक्षा की दिशा एक प्रकार से अप्रैल 1947 में निर्धारित हो गई थी, जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में दृष्टिहीनों के लिए जो कि इकाई की स्थापना की गई। यह एक प्रगतिशील सरकारी कदम था। विशिष्ट शिक्षा के मार्ग की एक प्रबल बाधा 1951 में भारत सरकार द्वारा भारतीय ब्रेल की स्वीकृति और उसके बाद देहरादून में प्रथम ब्रेल प्रेस की स्थापना साथ ही में समाप्त हो गई। इसके बाद विशिष्ट विद्यालयों की संख्या सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी। 1960 के दशक में मध्य में ऐसे विद्यालयों की संख्या 115 हो गई और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था देहरादून द्वारा 1989 में प्रकाशित सर्वेक्षण और में विशिष्ट विद्यालयों की संख्या 190 बताई गई। मतलब 115 से बढ़ के फिर ये 190 हो गई। ठीक है। अब आता है बधिर एवं मानसिक विकलांगों हेतु विशिष्ट शिक्षा। तो इसे थोड़ा और पढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है काफ़ी। हमारा जो इतिहास है, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर श्रवण विकलांगों के शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय स्पेन के एक सन्यासी पेंटो पोंस डिलियो 1520-1584 को जाता है। उन्होंने 1555 में कुछ बधिर बालकों को पढ़ना लिखना व बोलना सिखाया था। स्पेन में ही एक अन्य नागरिक जुआन पैब्लो वानेट ने 1620 में श्रवण विकलांगों की शिक्षा में संबंध में एक पुस्तक लिखी
थी। इस विषय पर इंग्लैंड के जॉन बुलर ने भी 1644 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई। मतलब ऐसे ही धीमे धीमे करके अपना जो आए और उन्होंने बुक प्रकाशित की। अब बात करते हैं फ्रांस के दो नागरिक ने 18वीं शताब्दी में ही एक संकेत भाषा के विकास में योगदान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रवण दिव्यांग के लिए एक पहला विशिष्ट विद्यालय 1817 में स्थापित किया गया। 1863 तक वहाँ एक इस प्रकार की विशिष्ट विकलांग दिव्यांग की शुरुआत फ्रांसीसी चिकित्सा जा इतार्द 1775 मानसिक विकलांग शुरुआत की गई द्वारा तो 1775 से 1838 द्वारा की गई, जब उन्होंने ये जंगल में पकड़कर एक 11 वर्षीय लड़के को शिक्षित करने का प्रयास किया। मतलब ये जो थे 11 वर्षीय लड़के को पकड़ के लेके आए थे, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसके पश्चात सेवांग 1812 से 1880 के इस क्षेत्र में फ्रांस व संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों ने क्रमशः 1801 से 1866 में अपनी अनुभवों तथा विधियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जिसके बाद में आने वाले विशेषज्ञ व शिक्षकों को बहुत लाभ हुआ। ठीक है, ऐसे विशेषज्ञों में मैडम मॉन्टेसरी 1870 से 1992 का भी नाम सम्मिलित है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन खंड 2 1987। इंग्लैंड में गैर सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त 1914 के प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों को मानसिक विकलांग बालकों की शिक्षा का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है, शायद तो इसमें यही है पहले जो संस्था। अब आपके पूछे थे जो VI का जो मुख्य जो कर्ता धर्ता बोल सकते हैं इसे, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराता है जो ब्रेल प्रेस है, वो कहाँ पर हमारी देहरादून में। ऐसे करके संयुक्त किसने की और कब की, ये सब कुछ इसमें आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जो कि ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।